गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने रिवीजन सीरीज में बीएफएम का जो यूनिट 2 है, दैट इज बेसिक ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव्स, इसका रिवीजन करेंगे। और रिवीजन में भी हम लोग बस इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं बस उसको रिवीजन करेंगे, थॉरली आगे नहीं बढ़ेंगे, अन्यथा बहुत समय लग सकता है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है इसमें, जो हमारा चैप्टर है वो है बेसिक ऑफ फॉरेक्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, फॉरेक्स डेरिवेटिव्स का बेसिक्स जो हमें देखना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव सबसे पहले क्या होते हैं, यहाँ एक आप देखिए, डेरिवेटिव्स आर सच इंस्ट्रूमेंट विच व्हेन एडेड टू एक्सपोजर विल न्यूट्रलाइज और अल्टर एक्सेप्टेबल लेवल्स। ठीक है, the uncertainty of profile of exposure. The value of these financial instruments are derived from the value of underlying exposure. Derivatives are such instrument. Derivatives are such instrument. तो बेसिकली डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि जब वो किसी एक्सपोजर में ऐड किए जाते हैं, व्हेन एडेड टू एक्सपोजर विल न्यूट्रलाइज और अल्टर द एक्सेप्टेबल लेवल्स। उसको क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं या अल्टर कर देते हैं एक्सेप्टेबल लेवल पे। अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोफाइल ऑफ द एक्सपोजर मींस किसी भी प्रोफाइल के अनसर्टेनिटी को, ठीक है ना, एक्सपोजर को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर डिराइव फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एक्सपोजर। तो ये जो है, इनकी जो वैल्यू है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, वो कहाँ से डिराइव होती है? अंडरलाइंग एक्सपोजर से। अब सम ऑफ पॉपुलर अंडरलाइंग डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स क्या है फॉरेक्स मार्केट के? तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शंस है, स्वैप्स है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स है एंड फ्यूचर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आते हैं हम देखते हैं इसमें डिफिनीशन ऑफ रिस्क। रिस्क किसे कहता है? रिस्क क्या है? सीधा रिस्क कैन बी डिफाइंड एज ए अनप्लान्ड इवेंट विथ फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्टिंग इन लॉस और रिड्यूस्ड अर्निंग। ठीक है, रिस्क किसे कहते हैं? रिस्क क्या है? एक अनप्लान्ड इवेंट है जिसमें आपको फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस इंक्लूड होता है, जो आइदर लॉस और रिड्यूस्ड अर्निंग के सेंस में या रिजल्ट में आता है। अब देखिए यहाँ पे कहता है एन एक्टिविटी वेयर द रिजल्ट इज अनसर्टेन एंड देयर इज ए चांस ऑफ लॉस। अगर कोई रिजल्ट अनसर्टेन है तो वहाँ पे लॉस का चांस ज़्यादा है, मे बी कॉल्ड ए रिस्की प्रोपोजिशन। ठीक है, ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ एक्टिविटी और ट्रेड ऑफ फ्यूचर, इवन दो दिस एक्टिविटी में अल्टीमेटली रिजल्ट इन ए प्रॉफिट और गेन। ठीक है, तो कोई भी अनसर्टेनिटी अगर है जिसके कारण फिनेंशियल लॉस हो सकता है या अर्निंग रिड्यूस अर्निंग हो सकती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं। यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एज एक्सप्लेन्ड इन यूनिट 1, फॉरेक्स ऑपरेशन एंड मार्केट आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर कमोडिटी मार्केट। ठीक है, और पेक्यूलियर इन नेचर ड्यू टू रीजन दैट दे आर लार्जली ओवर द काउंटर मार्केट। जो फॉरेक्स मार्केट होते क्या होते हैं? ओटीसी होते हैं, ओवर द काउंटर मार्केट होते हैं, और 24 आवर ओपन होते हैं विदाउट एनी सिंगल लोकेशन और बैरियर। फ्लक्चुएशन रजिस्टर्ड ऑलमोस्ट एवरी सेकंड मूवमेंट इन द मार्केट। एफर्ट्स ऑफ कंट्रोल पॉलिसी रिस्पेक्ट गवर्नमेंट डिलेड सेटलमेंट ड्यू टू टाइम डिफरेंस। ठीक है, एक्सचेंज रिस्क। अब कुछ आता है, लेट अस चेक द रिस्क इंडिविजुअली व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड बिलो। अब एक्सचेंज रिस्क क्या है? एक्सचेंज का मतलब आप समझ रहे होंगे। एक्सचेंज मतलब अगर कोई चीज को चेंज करते हैं एक दूसरे करेंसी, वन करेंसी टू अनदर करेंसी, और उसमें कोई एडवर्स इफेक्ट आता है तो उसे एक्सचेंज रिस्क कहते हैं। इसको हम डेरिवेटिव के सेंस में लें, मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट कैन बी एडवर्सली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग दैट इज रिसीवेबल एंड पेएबल्स if not covered the appropriate time with due watch in the market moves। ठीक है, तो इसे ही एक्सचेंज रिस्क कहते हैं। ठीक है, अगर कोई आप सेल एंड परचेज कर रहे हैं, सेल एंड परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो भी आपके एडवर्स इफेक्ट पड़ता है ना, उसे ही हम एक्सचेंज रिस्क कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑथराइज बोर्ड ऑफ रिस्पेक्टिव बैंक टू स्पेसिफाई अप्रूव लिमिट। अच्छा, ये एक चीज़ और थोड़ा सा देखिए बीच में इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कुछ जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है। ड्यू टू मार्केट लॉट रिक्वायरमेंट thin trading in selected day or other events, since it may be not possible to cover each and every transaction individually, the risk has to be controlled and managed by prescribing suitable limits। जैसे मैंने पहले भी कहा था एक बार, डे लाइट लिमिट, ओवरनाइट लिमिट, सिंगल डील लिमिट, ट्रेडिंग पोजीशन लिमिट, वॉल्यूम लिमिट, ओवरऑल ओवरनाइट पोजीशन लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट और गैप, फॉरवर्ड मिसमैच इटीसी। ये सब क्या है, उसके फॉरेक्स डीलिंग रूम जो होता है ना, डीलिंग रूम के पार्ट्स होते हैं। डीलिंग रूम है हमारा, जो क्या है, प्रॉफिट सेंटर भी कहते हैं उसको, डीलिंग रूम को। तो उसमें क्या है कि जो डीलिंग रूम होती है उन तो क्या करता है डीलिंग रूम हमारा, फॉरेक्स जो भी है मार्केट में परचेज सेल करता है, डेरिवेटिव्स का, फॉरेन करेंसीज का, शेयर्स का। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे बैंक की पूंजी को वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा या मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा। तो उसके लिए हर टाइप की लिमिट जो है उसके बोर्ड जो है ना, संबंधित बैंक के बोर्ड डिसाइड कर देते हैं, ताकि इससे ज़्यादा वो किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट ना कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड्स बैंक अकॉर्डिंग टू देयर मर्चेंट टर्नओवर रिक्वायरमेंट, ट्रेडिंग स्किल्स एंड वॉल्यूम्स, as also considering the capital base, fix various limits for their forex dealing operations। बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। जो फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। इंपॉर्टेंट, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांजैक्शन और ट्रांसलेक्शन, सिंपल सा दोनों में आप चेंज करिएगा, ध्यान रखिएगा। ट्रांजैक्शन क्या होगा कि कोई भी वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन अगर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के कारण, देखिए, अराइजिंग ड्यू टू नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन कंसिक्वेंट टू विच द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी अफेक्टेड। This affect by transaction undertaking which may expose company firm currency risk when compared to value of home currency। अगर होम करेंसी के होम करेंसी के वैल्यू के अनुसार, होम करेंसी की वैल्यू होम करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के वैल्यू के अनुपात में, कंपेयर में अगर कोई चेंजेज आता है तो उसे ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कहते हैं। ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, ये कब अराइज होता है, अगर कोई कंपनी या संस्था या कोई भी, अगर उसने अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यू करा दी, रीवैल्यूएशन कराने के उपरांत, और रिसीवेबल और पेबल इन होम करेंसी एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशन एक्सपोजर। ठीक है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर हो गया कि अगर कोई भी, ये अराइज कब होता है, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस में। तो इसमें क्या होता है, ट्रांजैक्शन की वैल्यू में चेंज आता है, तो इसे ट्रांजैक्शन एक्सपोजर बोलते हैं। ट्रांसलेशन किसे बोलते हैं कि किसी भी एसेट एंड लायबिलिटी की जो ईयरली रिवैल्यूएशन होती है, अगर उसमें कोई चेंजेज आता है रिसीवेबल और पेबल्स होम करेंसी में, तो उसे ट्रांसलेशन एक्सपोजर कहते हैं। ऑपरेटिंग एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर, ऑपरेटिंग एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर किसे कहते हैं। थर्ड जो है हमारा क्या है, ऑपरेटिंग और इकोनॉमिक एक्सपोजर। तो ऑपरेटिंग और इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या होता है, दिस अफेक्ट द बॉटम लाइन ऑफ ए फर्म और कंपनी नॉट डायरेक्टली ड्यू टू एनी फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर ऑफ ए फर्म बट ड्यू टू अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इन द मार्केट इकोनॉमी। लाइक, अगर कोई चेंज होता है कंपटीशन में, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी, इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, रिडक्शन इन प्राइसेस बाय अदर कंट्रीज, इफेक्टिव एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ ए कंट्री। तो इसके कारण जो भी होता है ये ऑपरेटिंग एक्सपोजर इसे बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग सेटलमेंट रिस्क। सेटलमेंट रिस्क और प्री सेटलमेंट रिस्क दो टाइप के होते हैं, प्री सेटलमेंट रिस्क और पोस्ट सेटलमेंट रिस्क। तो प्री सेटलमेंट रिस्क जो है ना, आप इसको ऐसे समझिए, प्री सेटलमेंट रिस्क में क्या होता है कि अगर कोई भी पार्टी, अपोजिट पार्टी, जब भी कोई अपोजिट पार्टी जो है वो मैच्योरिटी डेट से पहले, ठीक है, मैच्योरिटी डेट से पहले किसी भी रीजन से, द फेलियर ऑफ काउंटर पार्टी, मैच्योरिटी डेट से पहले, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के मैच्योरिटी डेट से पहले, कॉन्ट्रैक्ट के मैच्योरिटी डेट से पहले अगर कोई भी काउंटर पार्टी बैंकरप्ट हो जाती है, उसका बिजनेस बंद हो जाता है, ठीक है, तो
तो इसे प्री सेटलमेंट रिस्क कहते हैं, ठीक है। और सेटलमेंट रिस्क क्या होता है? इज द रिस्क ऑफ फेलियर काउंटर पार्टी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेटलमेंट ड्यू टू टाइम जोन डिफरेंस। अगर इसमें सेटलमेंट रिस्क क्या है कि अगर किसी टाइम जोन के डिफरेंस के कारण, ठीक है, द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ काउंटर पार्टी फेल हो जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेटलमेंट ड्यू टू टाइम जोन डिफरेंस बिटवीन द टू करेंसी टू बी एक्सचेंज, तो इसे सेटलमेंट रिस्क बोलते हैं। जैसे दैट इज वेयर द बैंक इन अर्लियर टाइम जोन से जापान और ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म वन पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय डिलीवरिंग द करेंसी टू डिलीवर्ड बाय इट, बट द काउंटर पार्टी इन अनदर जोन टाइम जोन से जर्मनी। अगर मान लीजिए कोई एक पार्टी है जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, ये जो है ना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है फॉरेन करेंसी की डिलीवरी के लिए, बट जो काउंटर पार्टी है जर्मनी में, ठीक है, फेज बिफोर डिलीवरिंग करेंसी टू डिलीवर बाई देम, तो सेम डेट में जो डिलीवरी नहीं हो पाती है तो उसे ही हम सेटलमेंट रिस्क कहते हैं, ठीक है। एक बड़ा सेटलमेंट रिस्क का वे भी है, द प्रिंसिपल रिस्क ऑफ सेटलमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन इन वेरियस कॉल्ड एक्सचेंज सेटलमेंट रिस्क और टेम्पोरल रिस्क और हॉस्टेज रिस्क, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी का नहीं मतलब कि आपके पास सारी चीजें आपने इन्वेस्ट कर दी फिक्स एसेट में, या आप इसको ऐसे लेके चलिए और जब टाइम आया तो आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, तो कहता है व्हेन अ पार्टी ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इज अनेबल टू मीट इट्स फंडिंग रिक्वायरमेंट और एक्सक्यूट ट्रांजैक्शन एज ए रीजनेबल प्राइस, इट्स क्रिएट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रिस्क किसे कहते हैं कि कब जब किसी समय आया, कभी टाइम आया और किसी पार्टी को कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्यूट करना है, तो वो क्या है कि उसकी जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती, तो इसे ही उसे लिक्विडिटी रिस्क। कंट्री रिस्क या सॉवरेन रिस्क सेम ही है, कंट्री रिस्क और उसी का सब रिस्क है सॉवरेन रिस्क। कंट्री रिस्क किससे अराइज होता है? किसी भी कंट्री, ठीक है, व्हेन ए फॉरेन एंटिटी और ए काउंटर पार्टी प्राइवेट और सॉवरेन में अनविलिंग टू अनेबल और फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन फॉर रीजन अदर देन दी अनयूजुअल रीजंस, रिस्क व्हेन अराइजन इन रिलेशन टू ऑल लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर कोई काउंटर पार्टी है, वो चाहे प्राइवेट हो या सॉवरेन हो, सॉवरेन मतलब गवर्नमेंट हो, और ये अनविलिंग हो जाती है किसी भी अपने ऑब्लिगेशंस या कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए, तो इसे ही हम कंट्री रिस्क कहते हैं। सोवरेन रिस्क किसे कहते हैं? ये सोवरेन रिस्क ये क्या होता है? कुड बी ए चेंज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी और चेंज ऑफ गवर्नमेंट इटसेल्फ, तो ये क्या होता है? सॉवरेन रिस्क में आता है। सॉवरेन रिस्क इज लार्जर व्हेन द काउंटर पार्टी इज ए फॉरेन गवर्नमेंट itself or any acts of agency and enjoy sovereign immunity under laws with no legal recourse or other party, तो इसे ही हम सॉवरेन रिस्क करते हैं। सॉवरेन मतलब गवर्नमेंट की चेंज हो गया, गवर्नमेंट चेंज हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, तो उसे सॉवरेन रिस्क कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क किसे कहते हैं? इंटरेस्ट रेट रिस्क और गैप रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क को आप इसको गैप रिस्क भी कह सकते हैं, गैप रिस्क, ठीक है। तो एज इट इज अदरवाइज नोन अराइजेज ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। ये इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के एडवर्स मूवमेंट से जो रिस्क अराइज होती है उसे ही इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं, ठीक है। ऑपरेशन रिस्क सिंपल है, कोई भी ऑपरेशनल प्रोसीजर के कारण जो रिस्क अराइज होती है तो उसे ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। बीइंग ए क्रिटिकल एरिया ऑपरेशन, ऑपरेशनल रिस्क इज अनदर इंपॉर्टेंट रिस्क दैट शुड बी मैनेज्ड बाय डीलिंग होम, ठीक है। लीगल रिस्क, legal risk arises when it transpired that counterparty with the whom transaction has been undertaken does not have a legal or regulatory authority to enter such transaction। अब इसमें देखिए लीगल रिस्क क्या हो सकता है। इन अदर वर्ड्स द काउंटर पार्टी इज incapacitated for engaging in such a deal resulting for non-enforceability of a contract, ठीक है। लीगल रिस्क ऑल्सो इंक्लूड कंप्लायंस रेगुलेटरी। लीगल रिस्क क्या है? सिंपल सा देखिए, लीगल रिस्क अराइजेज व्हेन इट ट्रांसपायर दैट, जब ये महसूस हो जाता है कि काउंटर पार्टी विथ हुम ट्रांजेक्शन हैज बीन अंडरटेकन डज नॉट हैव ए लीगल और रेगुलेटरी अथॉरिटी,
ठीक है, टू इंटर सच ट्रांजेक्शन। अब अभी मान लीजिए आपने जो है ना, आप यहाँ इंडिया में ए हैं, आपने बी में कर लिया, ठीक है, बी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्ट के बाद पता चलता है कि ये आदमी लीगल या वैलिड था ही नहीं, तब वहाँ पे क्या आ गया, आपका लीगल रिस्क आ गया। मतलब लीगल और वैलिड था नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट को इंटर करने के लिए, तो इसे लीगल रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा सिक्योर प्रोग्रेस है। रिस्क क्या है, हमारा अनफोर्सीन इवेंट है। वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव डिराइव फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ है फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं इन केस ऑफ एक्सेस, इसको आप लोग चेक करिएगा प्लीज। अब इसमें तो इतने सारे रिस्क हो गए, रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है, ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट आ जाता है। मैं कुछ फ्रेंड्स में इंपॉर्टेंट लाइन्स ही पढ़ा रहा हूँ बस, ठीक है, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा तो आपके लिए मुश्किल होगी। बस इसका कॉन्सेप्ट याद रखिए, उससे सारे रिलेटेड्स आपके पूरे हो जाएंगे जब आप एग्जाम में जाएंगे। तो मैनेज को रिस्क को मैनेज करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई। सबसे पहले क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, उनको मेजर करना होगा, देन उसके हिसाब से पॉलिसी बनानी होगी। तो क्या होगा, हम रिस्क को मॉडिफाई कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। रिस्क को हमेशा खत्म नहीं किया जा सकता है, बट मिनिमाइज किया जा सकता है, ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे सम रिस्क लाइक एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट आर इजी टू क्वालिफाइड, वाइल सम अदर रिस्क आर कंट्री ऑपरेशनल लीगल रिस्क। इसको कैसे आप मैथमेटिकली तो आप क्वांटिफाइड नहीं कर सकते हैं, कैन ओनली बी क्वालिटिवली कंपेयर्ड विद एंड मेजर्ड। ठीक है, कुछ चीज़ जो है आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, आपको इंटरेस्ट रेट का लॉस हो गया तो उसमें तो आपको गणित लगाना है, मैथ लगाएंगे, आप आ जाएगा कितना चेंज हुआ। एक्सचेंज रिस्क में आ जाए, लेकिन कुछ जो रिस्क है वो तो सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं कंपेयर करके कि पिछली बार क्या हुआ था, आज क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कहता है 10 द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। कहाँ से शुरू होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, विच शुड प्रिस्क्राइब एंड अप्रूव अ डिटेल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट एंड वेरियस रिस्क being faced or expected to be faced by the bank. This policy would also specify limit for various types of trades, functions as also upper limits for exposure. All these limits would be based on the risk appetite of the bank. ठीक है, देखिए ये मैंने कहा था ना, आरबीआई इशूड इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस इन 2011 for foreign exchange business, which covers various aspects of dealing room operations, code of conduct for dealers and brokers, and other aspects of risk controlling guidelines, including setup of a dealing room, back office, and risk management structure. Under ICG, banks are required to put in place various dealing limits for their forex operation, which can briefly summarize. अब देखिए इसमें ओवरनाइट लिमिट होती है। मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारा डीलिंग रूम है वो हमारे सारे फंड्स को उठा के मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इसके लिए क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हर टाइप की लिमिट फिक्स करी हुई है कि जो हमारा डीलिंग रूम है मार्केट में ट्रांजेक्शन करते समय एक लेवल से ज़्यादा हमारे पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। यहाँ का था ओवरनाइट लिमिट। मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा, ओवरनाइट लिमिट कहने का मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए ओपन पोजीशन और एक्सपोजर दैट बैंक कैन कीप ओवरनाइट। अब मान लीजिए कि ठीक है दिन भर में ये 400 करोड़ लगाया मार्केट में, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि ठीक है आप 350 करोड़ आपको ले लेना है, बट 50 करोड़ का आप ओपन पोजीशन रख सकते हो, मीन्स आप इसको होल्ड कर सकते हो मार्केट में, ठीक है। व्हेन मार्केट इन इस टाइम जोन आर क्लोज तो क्या होगा, ओवरनाइट लिमिट। डे नाइट लिमिट क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओपन पोजीशन एक्सपोजर दैट बैंक कैन इटसेल्फ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे। किसी भी डे में अगर मान लीजिए पूरे दिन भर के जो बिजनेस आवर्स हैं 9 बजे से लेके 4 बजे तक, इसके बीच में अगर 500 करोड़ की लिमिट डली हुई है तो आप 500 करोड़ से ज़्यादा ओवर नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। गैप लिमिट क्या होगा, मैक्सिमम इंटर पीरियड मंथ एक्सपोजर विच ए बैंक कैन कीप आर कॉल्ड गैप लिमिट। काउंटर पार्टी लिमिट, कोई एक पार्टी है आपकी अपोजिट पार्टी है, आप इसके साथ मैक्सिमम कितना बिजनेस कर सकते हैं, तो उसे ही काउंटर पार्टी लिमिट कहते हैं। कंट्री रिस्क, कंट्री रिस्क अब जैसे मान लीजिए अब अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान में सारा इन्वेस्टमेंट तो आप नहीं कर सकते, तो ऐसी ऐसी कंट्रीज के लिए जो है ना मैक्सिमम एक्सपोजर डाला हुआ है सिंगल कंट्रीज के लिए, तो उसे कंट्री रिस्क कहते हैं। डीलर्स लिमिट, अब डीलर्स लिमिट क्या है, जितने भी डीलर्स हैं हर बैंक के अपने अपने डीलर्स हैं, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डीलर कैन कीप एक्सपोजर ड्यूरिंग ऑपरेटिंग आवर्स। ऑपरेटिंग आवर्स में कितना डीलर जो है एक्सपोजर रख सकता है।
स्टॉप लॉस लिमिट कहता है मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ रेट अगेंस्ट द पॉजिटिव हेल्ड सो एज द ट्रिगर द लिमिट और से मैक्सिमम लिमिट लॉस लिमिट फॉर एडवर्स मूवमेंट ऑफ रेट, तो इसे स्टॉप लॉस लिमिट बोलते हैं। सेटलमेंट रिस्क किसे बोलते हैं? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू एन एंटिटी up to spot date and also on future date called settlement risk, ठीक है। डील साइज लिमिट हाईएस्ट अमाउंट दैट कैन डील, अब किसी भी डील में जो है ना, अब इसमें आप कितना जा सकते हैं, मैक्सिमम 500 करोड़, आपकी टोटल 500 करोड़ की लिमिट है। बट आपके लिए जो ये है कि इसमें कहा गया है कि आप इसमें 20 करोड़ या 20 करोड़ से ज़्यादा की आप जो है डील नहीं कर सकते, तो आपकी डील साइज लिमिट इसके लिए 20 करोड़ की होगी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे है मिटिगेशन, ठीक है। मिटिगेशन ऑफ सेटलमेंट रिस्क इंडियन सिनारियो में क्या है, इन इंडिया सीसीआईएल कंडक्ट करता है नेटेड सेटलमेंट ऑफ वेरियस सेगमेंट ऑफ मनी फॉरेक्स मार्केट। सीसीआईएल एक्टेड एज सीसीपी एंड टेक्स ओवर द सेटलमेंट रिस्क for which it creates a large pool of resource called settlement guarantee fund SGF, which is used to cover the outstanding of any participant, ठीक है। ध्यान रखिएगा सीसीआई है जो सारा सेटलमेंट रिस्क कवर करता है। अब क्या है, व्हाट आर डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स क्या होता है? द अंडरलाइंग कैन बी एनी प्रोडक्ट, literally anything ranging from agriculture, foreign exchange, interest rate, oil, gas, silver stock indices, financial instrument, treasury bills, bonds, or anything in the world which itself traded. Thus derivative are derived from market product. Derivative कहाँ से derive होता है? Market product से। Risk or any underlying on which they are based, ठीक है। डेरिवेटिव क्या कहाँ से derive होता है? मार्केट प्रोडक्ट से, ठीक है। देखिए सबसे पहले डेरिवेटिव कहाँ हुआ है? इन अर्ली 1970 शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज इंट्रोड्यूस वर्ल्ड फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार आता है। लेटर इन 1975 द फर्स्ट इंटरेस्ट रेट फ्यूचर वर इंट्रोड्यूस, सेवरल एक्सचेंज then introduce exchange rate and interest rate future contracts. By 1993 derivative markets saw further growth and currency options traded in Philadelphia। 1983 में आपका डेरिवेटिव मार्केट में जो ट्रेडिंग शुरू हुआ था वो फिलाडेल्फिया स्टॉक एक्सचेंज से हुआ था। सबसे पहले वर्ल्ड में फर्स्ट ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो था शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ने शुरू किया था 1970 में। मेन रीजन क्या था, इंपॉर्टेंट मैंने भी लगाया है। द मेन रीजन फॉर ग्रोथ इन डेरिवेटिव मार्केट्स वेयर इंक्रीज वोलेटिलिटी इन द फाइनेंशियल एंड कमोडिटी एसेट ड्यूरिंग 97, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप जो है इसको आप देख लें, सम रिस्क लाइक फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड इंटरेस्ट रिस्क आर इजी टू क्वांटिफाई, ठीक है। ये आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। सम अप में आइए फिर से एक बार देख लेते हैं कीवर्ड्स। रिस्क क्या है? अनसर्टेन कोई भी इवेंट होता है उससे लॉस अगर होता है तो रिस्क कहते हैं। एक्सचेंज रिस्क फ्लक्चुएशन से जो रिस्क राइज होती है फॉरेन करेंसी के, तो एक्सचेंज रिस्क। सेटलमेंट एक काइंड ऑफ क्रेडिट रिस्क क्या है? लिक्विडिटी, इट इज अ फंडिंग रिस्क। ये इसको आप रिवाइज कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स को रेफर भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।